The next principle is principle of prudence. Principle of prudence, और जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कह सकते हैं। एज पर दिस प्रिंसिपल एंटीसिपेट for future expenses and losses, but don't anticipate for future gains. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बेसिकली हमें ये समझाता है कि अकाउंटिंग करते हुए अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट्स तक पहुंचना है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स तक पहुंचना है, तो हमेशा फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी वो खर्चे जो हो सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, उन्हें तो आप अभी से अपने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मान करके चलिए, पर वो एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होने वाले नहीं हैं उन्हें छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये कि आप फ्यूचर में होने वाली गेन्स, जो आपकी फ्यूचर में गेन्स होनी है, उन्हें आप कभी भी एंटीसिपेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर गेन्स को अभी से एंटीसिपेट कर लेते हैं या फ्यूचर गेन्स को ये मान करके चलते हैं कि ये गेन्स हमें होनी है, और उन गेन्स को मान करके आप कोई ऐसा एक्सपेंसेस कर देते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे, या कोई हैवी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कर देते हैं ये मान करके, या उन गेन्स को मान करके जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड गेन्स भी हैं, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए वो होनी भी है, तो भी इन केस अगर वो गेन हमें नहीं हो पाता है तो हमारे एक्सपेंडिचर हमारी लाइबिलिटीज़ को रेज कर देंगे, जो कि एक बिजनेस की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस बेसिकली इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द बिजनेस और गुड फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। The next principle is cost concept, और जिसे हम historical cost concept भी बोल सकते हैं। Now, what is cost concept or historical cost concept? As per this concept, while recording the value of assets of the business, हम assets को उनके परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, और जिस दिन हमने उस एसेट को खरीदा होता है उस दिन उस एसेट की क्या परचेज वैल्यू थी, हमने किस वैल्यू पर उसको परचेज किया। हालांकि जिस दिन हमने उसको परचेज किया उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू और नॉर्मली परचेज प्राइस तकरीबन एक होता है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, मे बी मार्केट वैल्यू कुछ अलग हो और जो परचेज प्राइस ऑफ द एसेट था वो अलग था, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हुए हम हमेशा फिक्स्ड एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू यानी परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर। और इसी वजह से हम कभी कभी ये भी कह देते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होती है, हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी वैल्यूज़ में चेंजेस होते हैं। द रीज़न इज़ द सेम, क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट्स को उनकी परचेज वैल्यू पर शो किया था, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू पर। अगर हम उनकी मार्केट वैल्यू लगातार चेंज करते रहेंगे तो हमारी अकाउंटिंग कभी भी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं बन पाएगी। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैचिंग प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? एज पर दिस कंसेप्ट, जब कभी भी हमें इनकम को कैलकुलेट करना होगा तो इनकम का द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द इनकम इज रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, राइट। नाउ जब भी हम रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो एज पर दिस कंसेप्ट मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ये दोनों के दोनों अमाउंट्स जो हमें लेने हैं वो सेम पीरियड के लेने हैं। यानी कि अगर हम 2012-13 का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इनकम्स
और रेवेन्यू रिसीट्स भी 2012-13 के लेनी होंगी और एक्सपेंसेस भी 2012-13 के ही लेने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये मान करके चलें, जैसा कि मैंने अभी पीछे कंसेप्ट में भी अभी आपको बताया था, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी आपको अभी बताया कि एंटिसिपेट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दैट डजंट मीन कि 2012-13 का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए आप ये मान करके चलिए कि 2013-14 में एक खर्चा होना है, क्यों ना उस खर्चे को हम अभी से अपना खर्चा मान लें। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आप अपने आप को फ्यूचर एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए अभी से तैयार करके चलिए। वो ये नहीं कहता कि आप उन खर्चों को खर्चों में ले लीजिए। वो ये मानता है कि अगर आपको कोई 10 साल के बाद कोई खर्चा होना है, जैसे कि अगर आपकी एक फिक्स्ड एसेट आपने परचेज की है जिसकी एक एंटिसिपेटेड लाइफ अगर 10 साल है और 10 साल के बाद आपने उस एसेट को चेंज करना है, तो वो ये कहता है कि जब आप डिप्रिसिएशन को मेंटेन करते हैं तो एक डिप्रिसिएशन रिजर्व भी मेंटेन करके चलिए, सो दैट कि 10 साल के बाद आपका जितना टोटल डिप्रिसिएशन हुआ था वो अमाउंट आपकी सेविंग्स में पड़ा होगा और 10 साल के बाद जब आपको एक नई मशीनरी को परचेज करना होगा तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द पॉकेट नहीं करनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट आपके पास पहले से ही सेविंग्स में पड़ा होता है। बट दैट डजंट मीन कि आप उन खर्चों को अभी का खर्चा मान करके अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में से चार्ज कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक एक्चुअल या करेक्ट पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग को नहीं सामने ला पाते हैं। The next principle is dual aspect principle, the most important concept of accounting। हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग जो है वो ड्यूअलिटी पर बेस्ड होती है, वो ड्यूअल एस्पेक्ट पर बेस्ड होती है और इसी एस्पेक्ट के हिसाब से हम जो अकाउंटिंग है उसे एक डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। द रीजन इज एज पर दिस कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस हैज एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होती हैं उन सभी ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 एस्पेक्ट्स तो होते हैं। एक एस्पेक्ट जिसे हम डेबिट कहते हैं और दूसरा एस्पेक्ट जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप कहीं पर भी कोई भी एसेट अगर परचेज करते हैं या आपने किसी भी एसेट को परचेज किया, मान लीजिए आप बिल्डिंग परचेज करते हैं, तो बिल्डिंग परचेज करते हुए 2 चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। कौन सी 2 चीज़ें? एक, आपके पास बिल्डिंग आ रही है और दूसरी तरफ आपके पास से कैश जा रहा है। एक तरफ अगर मान लो आप परचेज ऑफ गुड्स करते हैं तो परचेज ऑफ गुड्स करते हुए आपके पास गुड्स आ रहे हैं और कैश आपके पास से जा रहा है। तो ड्यूअलिटी प्रिंसिपल कहता है कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 एस्पेक्ट होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी या ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमें एक और इक्वेशंस के बारे में बताता है जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और एज पर दिस इक्वेशन ऑल द एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसके बारे में आने वाली क्लासेस में अभी हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल क्या है? इस प्रिंसिपल के हिसाब से इससे पहले कि आप टोटल रिसीट्स को अपनी इनकम मान लें, हम ये मान करके चलते हैं कि हमारी जितनी भी रिसीट्स होती हैं वो रिसीट्स 2 तरह के रिसीट्स होती हैं, एक कैपिटल रिसीट्स और एक रेवेन्यू रिसीट्स। और इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपिटल रिसीट को छोड़ना होता है और रेवेन्यू रिसीट्स को लेकर के चलना होता है, क्योंकि इनकम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू पेमेंट्स। तो एज पर दिस कंसेप्ट हमें सबसे पहले अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना होगा। हमें ये देखना होगा कि कौन सा आउट ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड कौन सा अमाउंट हमारा रेवेन्यू रिसीट है और कौन सा अमाउंट हमारा कैपिटल रिसीट है।
अगर कोई अमाउंट हमारा रेवेन्यू रिसीट है, हम सिर्फ उसी रेवेन्यू रिसीट को ही इनकम को कैलकुलेट करने में यूज करेंगे, बाकी अमाउंट को हम छोड़ देंगे, कैपिटल रिसीट्स को हम इसमें नहीं लेते हैं। एंड द नेक्स्ट इज वेरिफिएबिलिटी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल, यानी कि हमारी जो अकाउंटिंग है ये एज ए एविडेंस कोर्ट में जा सकती है। अकाउंटिंग इज ट्रीटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। अब क्योंकि अकाउंटिंग को एज ए एविडेंस लिया जा सकता है, तो अकाउंटिंग हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन को हम कभी भी वेरीफाई कर सकें। अब हमारे वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे वाउचर्स हैं, पेन स्लिप्स हैं, रिसीट्स हैं, डेबिट नोट्स हैं, क्रेडिट नोट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे यूज़ किए जा सकते हैं एज ए वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट। हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो इस तरह की होती है कि जैसे कि मैंने अभी बताया प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी के हिसाब से कि हमारे कोई भी अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी कम से कम 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। बल्कि इसी तरह से अगर हमारी ड्यूअलिटी 2 पार्टीज़ की तरफ से देखा जाए तो एक पार्टी जो परचेज कर रही है उसकी बुक्स में भी 2 एस्पेक्ट्स होंगे और एक पार्टी जो सेल कर रही है उसकी बुक्स में भी 2 एस्पेक्ट्स होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ वेरीफिएबिलिटी कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड होनी चाहिए कि उसे कभी भी वेरीफाई किया जा सकता है, नॉट ओनली फ्रॉम आवर बुक्स बट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अदर पार्टी also. So these are the basic accounting theories and these are the basic accounting principles and conventions जिसके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। आने वाली क्लासेस में हम लोग इसी को और आगे पढ़ेंगे।